इसराइल नाउ स्टेट ऑफ वॉर। इसराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है। 7 अक्टूबर की सुबह गाजा से हमास ने 5000 मिसाइल के साथ इसराइल पर अटैक किया। इसराइली आयरन डोम सिक्योरिटी की वजह से बहुत सी मिसाइल को हवा में ही बिखेर दिया जाता है, जिसके बाद से ही इसराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 1200 फलस्तीनी तो 1000 इसराइली मारे गए। इस हमले के बाद दुनिया के बड़े लीडर से लेकर कंट्रीज और सोशल मीडिया 2 ग्रुप में बढ़ता हुआ नजर आया है। एक ग्रुप का कहना है कि हमास ने सही किया है, हम फिलिस्तीनियों के साथ जो जुल्म हुआ है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसराइल को ख़त्म कर दिया जाए। एक ग्रुप का कहना है कि फ़िलिस्तीन को ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि तारीखी लिहाज से फ़िलिस्तीन यहूदियों का है और वहाँ पर सिर्फ यहूदियों को ही रहना चाहिए। इन तमाम हालात में अगर जानो माल का नुकसान हो रहा है तो वह आम इसराइली और फ़िलिस्तीनियों का, जिनका इस जंग से कोई लेना देना ही नहीं है। 1 मिनट के लिए आप सोच कर देखें, एक आम इंसान के घर अगर 5 घंटे के लिए बिजली पानी की सेवा रोक दी जाए, उसकी रोजी रोटी और कारोबार कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया जाए, तो उसके हालात क्या से क्या हो जाते हैं। तो उन लोगों की क्या सिचुएशन होगी जो बरसों से इस डर में जीते हुए आ रहे हैं कि कब कोई रॉकेट या मिसाइल उनके छत पे गिर जाए और वो हिलाक हो जाए। ये जंग और हिलाकतों का सिलसिला पुराना है और पूरी दुनिया मिलकर आज तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाई। ये लड़ाई धर्म और धार्मिक प्लेस को लेकर है। ये सारे वही धर्म हैं जिन्हें हम कहते हैं कि दुनिया में सारे धर्म इंसानियत और ह्यूमैनिटी के लिए बनाए गए हैं। लेकिन आज धर्म और धार्मिक प्लेस के नाम पर किस तरह से इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है, पूरी दुनिया इसको देख रही है और आप भी इसको देख सकते हैं। दुनिया के 3 बड़े रिलीजन ज्यूज, क्रिश्चियन और इस्लाम का इस जगह से क्या रिलेशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट और मजे की बात यह है कि ये तीनों के तीनों धर्म एक अब्राहमिक रिलीजन से निकल कर आते। वीडियो में इन्हीं मुद्दों पर डिटेल से बात करेंगे। देख रहे हैं द वाइट टीवी, मैं हूं आपके साथ वसीम। वैसे तो फ़लस्तीन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन हम आपको 1000 BC के आसपास से बता ताकि आप इस कंटेक्स्ट को आसानी से समझ सकें। ज्यूज और यहूदियों का मानना है कि एडम जो फर्स्ट ह्यूमन है उन्हें इसी मिट्टी से बनाया गया है। अब्राहम ने अपने बेटी की बलि या कुर्बानी इसी जगह पे दी है और किंग सोलोमन, जिसे यहूदी अपना राजा मानते हैं, अब्राहम ने जिस जगह पर बेटे की कुर्बानी दी थी उसी जगह पर किंग सोलोमन ने एक टेम्पल बनवाया जिसे टेम्पल ऑफ माउंट कहा जाता है। बाद में जिसे बेबीलोनियन आकर तोड़ देते हैं, बाद में पर्शियन आते हैं, वो उसे दोबारा बनाते हैं, फिर रोमन एम्पायर आता है और इस माउंट टेम्पल को फिर से तोड़ देता है। कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट जब रोमन एम्पायर के किंग बनते हैं तो उन्हें जीसस क्राइस्ट की टीचिंग बहुत अच्छी लगती है और वो ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। माना जाता है कि जीसस एक जूस घराने में पैदा हुए थे, लेकिन वो जूस की टीचिंग से हटकर अपनी एक अलग टीचिंग देना शुरू कर देते हैं जो बाद में जाकर क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो जाती है। जूस जीसस की इस टीचिंग से नाराज उन्हें एक तख्ते पर कील ठोक कर लटका देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। जिस वजह से रोमन एम्पायर में जूस को बहुत टार्चर किया जाता था। जूस मजबूर होकर फिलिस्तीन को छोड़ देते हैं और यूरोप की तरफ निकल जाते हैं। 630 BC में कैलिफट या खलीफा उमर की आर्मी रोमन को हराकर फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेते हैं और डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल अक्सा बनवाते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि अरब फ़लस्तीन में बाद में आए, लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री इससे थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन इस्लाम और मुसलमानों का कहना है किंग सोलोमन, जीसस क्राइस्ट सब अब्राहम या इब्राहिम के ही एंसेस्टर हैं और प्रोफेट मोहम्मद भी इब्राहिम के एंसेस्टर हैं। और तमाम मुसलमान अब्राहम यानी कि इब्राहिम, किंग सोलोमन यानी कि सुलेमान और जीसस यानी कि ईसा को भी पैगंबर मानते हैं और उन पर यकीन भी रखते हैं। और प्रोफेट मोहम्मद को शब मेराज या इसरा मेराज में जाने से पहले मदीना से फ़लस्तीन, जिसे बैतुल मक़दिस भी कहते हैं, लाया जाता है। यहीं पर पैगंबर मोहम्मद, इब्राहिम, आदम और सारे अंबिया की इमामत करते हैं। मुसलमानों के नज़दीक ये फर्स्ट किबला यानी कि फर्स्ट डायरेक्शन है। मक्का और मदीना के बाद 3rd होलिएस्ट प्लेस भी है। मुस्लिम का ये भी मानना है कि ईसा की मौत नहीं हुई है, बल्कि उन्हें जिंदा उठा लिया गया और वो दोबारा इसी जगह पर आएंगे। बेबीलोनियन, रोमन एम्पायर और अरब आर्मी की वजह से ज्यूज यूरोप की तरफ तो भाग जाते, लेकिन वो अपनी ज़मीन को कभी भूल नहीं पाते और यूरोप में ज्यूज को हर तरीके से प्रोसिक्यूट किया जाता था, जिसकी वजह से वो हमेशा फ़लस्तीन की तरफ आना चाहते थे। ईयर 1940 फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के सामने थे और ओटोमन एम्पायर जर्मनी के सपोर्ट में था। ब्रिटेन और यूएस में जो ज्यूज थे उन्होंने ब्रिटेन का सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये वार ब्रिटेन जीत जाता है। जहाँ पर ओटोमन एम्पायर रूल करता था वहाँ पर अब ब्रिटिश का कंट्रोल हो जाता है।
और ज्यूज का इस वार में ब्रिटेन का सपोर्ट करने की वजह से ब्रिटेन पूरे यूरोप से ज्यूज को फलस्तीन में धीरे धीरे लाना शुरू कर देता है। अभी तक फलस्तीन में अरब ही रहते थे और अरब ने कई बार ब्रिटेन से इस माइग्रेशन पर रोक लगाने की बात की, लेकिन ब्रिटेन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है और अरब जर्मनी में हिटलर का सपोर्ट करते हैं और ज्यूज हिटलर, जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मारते हैं, उसके अगेंस्ट उन्हें लड़ाई करने का मौका मिलता है और वो यूके और यूएस का सपोर्ट करते हैं, जिसमें जर्मनी हार जाता है, लेकिन लाखों की तादाद में ज्यूज इसमें मारे जाते हैं। 1945 में यूएन बनने के बाद फ़लस्तीन का इशू अब यूएन के अंडर आ जाता है और 1947 में यूएन फ़लस्तीन को डिवाइड करके एक ऐसा मैप जारी करता है जिसमें ज्यूज की पॉपुलेशन जहां पर नहीं थी उसे भी इसराइल के हक में डाल देता है और वर्ल्ड वॉर 2 जीतने वाली कंट्रीज के पास यूएन का वीटो पावर होने की वजह से ये फैसला पास हो जाता है। लेकिन अरब, इवन इंडिया ने भी इस फैसले के खिलाफ वोटिंग की। 1946 में फ़लस्तीन के बंटवारे से पहले ये मैप था जिसमें आप देख सकते हैं कि ज्यूज की पॉपुलेशन कितने कम लोकेशन पर थी और 1947 में फ़लस्तीन के बंटवारे के बाद इसराइल के हक में वो पार्ट भी आ गया जहां पर ज्यूज की पॉपुलेशन भी नहीं थी। यूएन के इस फैसले को अरब कंट्रीज नहीं मानते हैं और अरब कंट्रीज इजिप्ट, सऊदी, ईरान, इराक, लेबनान ने मिलकर एक साथ इसराइल पर अटैक करते हैं, लेकिन इसराइल यूएस की मदद से सारे अरब कंट्रीज को हरा देता है और फ़लस्तीन के और पार्ट पर भी कब्जा कर लेता है। ईयर 1956 इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर स्विस कैनाल से इसराइल की मूवमेंट को रोक देते हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों में दोबारा जंग होती है जिसमें इसराइल इजिप्ट को हराकर इजिप्ट के भी एक हिस्से पर कब्जा कर लेता है। बाद में यूएन के इंटरफेयर से इसराइल इजिप्ट के उस हिस्से को तो छोड़ देता है, लेकिन एक रिटन एग्रीमेंट पे दोनों कंट्री साइन करती हैं कि स्विस कैनाल से इसराइल को आगे से कोई नहीं रोकेगा। 1964 में पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मकसद था इसराइल से फ़लस्तीन को आज़ाद कराना है। 1967 में फिर से जमाल अब्दुल नासिर पीएलओ और लिबनान के साथ मिलकर इसराइल पर अटैक करते हैं, लेकिन इसराइल इस जंग को दोबारा जीत जाता है और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेता है और यहीं से इसराइल का फ़लस्तीनियों पर जुल्म शुरू हो जाता है। आगे चलकर यासिर अरफात पीएलओ के चेयरमैन बनते हैं। यासिर ने मल्टीपल टाइम इसराइल पर अटैक किया, जिसमें एयर डिफेंस और प्लेन हाईजैकिंग भी शामिल। पीएलओ सारी एक्टिविटीज़ लेबनान में बैठकर कर रहा था, जिसकी वजह से इसराइल ने लेबनान पर भी अटैक किया, जिसमें 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है और पीएलओ को काफ़ी वीक कर देता है। आगे चलकर पीएलओ ने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की कि 1947 में यूएन ने जो डिसाइड किया था वो उन्हें मिल जाए, लेकिन इसराइल इस पर तैयार नहीं होता है। 1993 में अमेरिका इस मामले में इंटरफेयर करता है और ओस्लो अकॉर्ड के तहत फ़लस्तीन को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दे दिया जाए और यासिर अरफात को यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया और दोनों देश इस एग्रीमेंट पर साइन भी करते हैं। इस एग्रीमेंट से दोनों देशों के दरमियान शांति नज़र आ रही थी, लेकिन इस एग्रीमेंट को इसराइल ने फॉलो नहीं किया। गाजा में इसराइलियों को भेजता रहा, उन पर अटैक करता रहा, जिससे आम फ़लस्तीनियों का इसराइल और पीएलओ से भी भरोसा टूट जाता है और यहाँ से 1987 में बने हमास ग्रुप को अपना कदम जमाने का मौका मिलता है और यहीं से हमास और इसराइल की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई चल ही रही थी कि पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल 2006 के इलेक्शन को हमास जीत जाता है और आगे चलकर पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को 2007 में इसे सस्पेंड भी कर देता है और कतर, ईरान, अफगानिस्तान के सपोर्ट से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करता है। गाजा सिर्फ 40 किलोमीटर की जगह में 23 लाख लोग रहते हैं, जहाँ पर ना तो कोई एजुकेशन की फैसिलिटी है, ना ही कोई टेक्नोलॉजी और ना ही कोई अच्छा हेल्थ स्ट्रक्चर। गरीबी की ज़िंदगी से जूझ रहे लोगों पर हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन हुकूमत कर रही है और वो अपने लोगों को बेसिक फैसिलिटी तो दे नहीं पा रही है, लेकिन मोसाद जैसी इजराइल के पास सुपर इंटेलिजेंस एजेंसी होने के बावजूद हमास ने इसराइल पर इतना बड़ा हमला कर दिया और इसराइल को इसका कुछ पता भी नहीं चला। ज़रूर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल दिखाई दे रहा है। कई रिपोर्टों से पता चला है कि मोसाद को अलर्ट किया गया था कि हमास कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इस हमले से पहले नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम था और ऐसा लग रहा था कि कोर्ट से उन्हें इस बात पर सज़ा मिलेगी, इसलिए उन्होंने एक ऐसा कानून पास किया जिससे वो कोर्ट पर भी अपनी मनमानी चला सके, जिसकी वजह से इसराइल में एक लंबे समय तक प्रोटेस्ट देखने को भी मिला। खुद वहाँ की सेना भी प्रोटेस्ट को समर्थन देते नजर आ रही थी और आम जनता खुद नेतन्याहू के अगेंस्ट में थी, लेकिन हमास के हमले के बाद सब नेतन्याहू के पीछे इसराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जब यूएन रशिया के खिलाफ यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है तो इसराइल का फ़लस्तीन पर कब्जे के खिलाफ फ़लस्तीन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? इसराइल पर हमास के मिसाइल अटैक को टेररिस्ट कहने वाली कंट्रीज और यूनाइटेड नेशन
गाजा पर होने वाले अटैक और इंसानियत की गला घोटने वाली वीडियोज और तस्वीरों पर इन कंट्रीज का क्या रिस्पॉन्स होगा? क्या वो इसराइल के पीछे खड़े होकर गाजा को बर्बाद होते हुए देख सकते हैं? सालों से इसराइल की गाजा और फलस्तीन पर जुल्म और अटैक की दास्तान मौजूद है और दुनिया के बड़े बड़े लीडर भी इसराइल के अगेंस्ट फलस्तीन के सपोर्ट में नजर आए हैं। दशकों से गाजा के लोग बुनियादी जरूरतों से महरूम हैं। आज जब इसराइल की घेराबंदी से गाजा की बिजली और खाना पीने की सप्लाई को रोक दिया गया है तो ये कोई नई बात नहीं है। कई रिपोर्ट बताते हैं कि इससे पहले इसराइल ने गाजा में बिजली कटौती, खाने पीने की सप्लाई पर रोक और हेल्थ स्ट्रक्चर में खलल डालने की कोशिश की है। जवाब में इसराइल ने सिर्फ ये कहा है कि उन्होंने ऐसा सिर्फ हमास पर दबाव डालने के लिए किया है। फलस्तीन में आम लोगों के साथ इसराइल ने जो ज्यादती की है उसका कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बदले में आम इसराइलियों का मारना भी किसी भी हाल में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। 1947 में यूएन में फलस्तीन को सपोर्ट में इंडिया ने वोट भी किया, लेकिन 1962 में इंडिया चाइना वॉर में इसराइल ने इंडिया का सपोर्ट भी किया। आगे चलकर 1992 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इसराइल के साथ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम कर लिया। 1999 में कारगिल युद्ध में भी इसराइल ने हमारी मदद की। 2015 में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने इसराइल का विजिट किया। 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसराइल का विजिट किया। 2018 में मोदी ने फलस्तीन के वेस्ट बैंक का भी दौरा किया, जहां पर उन्होंने यासिर अराफात को श्रद्धांजलि भी दी। अभी की इस कॉन्फ्लिक्ट में हमास के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुलकर इसराइल का सपोर्ट किया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने पुरानी रिवायत के हिसाब से आज़ाद फलस्तीन का सपोर्ट भी किया है। हम और आपको प्रे करना चाहिए कि जल्द से जल्द इस इलाके में पीस कायम हो। दोस्तों, आपकी क्या राय इस मुद्दे पर कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।